हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, 11th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ बाकी के सारे चैप्टर्स आप लोग के ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उन्हें भी जाकर जरूर से देखिए। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट लेक्चर था वो आप लोगों को राहुल सर ने लिया था, बता दूं वापस आप लोग को, और बाकी की चीज़ों को मैंने कवर किया है। दिस इज लेक्चर नंबर 8। तो मतलब इसके पहले भी 7 लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, तो ज़रूर से जाके उन लेक्चर्स को देखिएगा आप सभी बच्चे। सही है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर होगा दिस इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर। मैं ट्राई करूंगा बच्चों आज इस लेसन को खत्म करने का, क्योंकि आज हमें सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक कवर करने। इन 3 टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा जो लेसन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों आज हमें जो जो कवर करना है वो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता है ना 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, एलिमेंटल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। सही है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं, नहीं देखा है तो देखना है। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ने आए हो, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने आए हो, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली इस लेक्चर को भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है, मुझे नहीं पता अभी कितनी बड़ी वीडियो बनेगी, मैं ट्राई करूंगा वीडियो को छोटा ही बनाने का, पर फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन मोड में हो, तो प्लीज 1.5x की स्पीड पे या फिर 2x की स्पीड पे, जैसा आपको सूटेबल लगे, जो स्पीड आपको वीडियो को समझा सके, समझ रहे हो, उन चीजों को आप मतलब उस तरीके से आप चीजों को पढ़ सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे वैलेंसी क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब इन सारी चीजों को आज कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। सही है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, फेब के बाद मार्च में शायद आपकी एग्जाम होती है, तो प्लीज बच्चों पढ़ाई पे ध्यान रखना, पढ़ाई जितनी हो सके उतना अच्छे से करो। बाकी के जो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे अभी के समय में वो सब कुछ दूर कर दो। सही है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड आपका बेस सेट करेगा 12th स्टैंडर्ड के लिए। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर 11th में क्या पढ़ना, छोड़ो ना, जनवरी फरवरी से हम लोग सीधा 12th की पढ़ाई शुरू कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। 11th स्टैंडर्ड स्पेशली जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इट इज द बेस फॉर 12th स्टैंडर्ड। अगर आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, यहाँ पर आप समझोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, दीज आर द फंडामेंटल्स। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए तभी आप आगे चल के केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाओगे। समझ रहे हो बच्चे एक्चुअल में केमिस्ट्री से डरते हैं इसीलिए क्योंकि उनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते, उनको नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज कहाँ लग रही है, क्यों लग रही है। समझ रहे हो, तो इसीलिए आप अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से अच्छे से फॉलो अप करो अपने टीचर्स के साथ, जो भी आपको पढ़ा रहा है, चाहे आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो उसे अपने बुक में लिखा करो। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो, जहां पे मन किया चलो मैंने बोला स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं, आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को लिखो, मतलब जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है उसे लिखेंगे। सही है, कोई डाउट रहेगा तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बच्चों, यहाँ पर आके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपके डाउट है वो आप मुझ तक पहुंचा सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है जितनी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है। सही है, तो बच्चों दिस इज द 8 चैप्टर, और आज 8 चैप्टर नहीं 8 लेक्चर, और आज बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड की। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला चार्ट मैंने आपको दिखाया था शुरू में, मतलब आई गेस 3-4 लेक्चर से हम लोग इसी चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। सही है, मैंने आपको पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ाना सिखाया था। पीरियोडिक ट्रेंड में हम लोग ने 3 चीजों की बात करना शुरू की थी। हम लोग ने एलिमेंटल प्रॉपर्टी की बात की थी। सही है, हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में ऑलरेडी बातें चर्चा हो चुकी है। 2 चीजें हम लोग ने पढ़ी थी इसके अंदर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, और हम लोग ने स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। चाहे इन सबके ट्रेंड भी देख रखे ना हम लोगों ने देखा था ना कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड कैसा होता है पीरियोडिक टेबल में, फिर आयनिक रेडियस का ट्रेंड, सही है, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सबके ट्रेंड भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके किस हिसाब से ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। द लास्ट थिंग इज रिमेन इज द केमिकल प्रॉपर्टी। हमको पीरियोडिक ट्रेंड देखना है किसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, कि आखिरकार केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से अलग अलग डिफाइन है अलग अलग कंपाउंड्स की।
सही है। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों हम लोग, तो तीन छोटे छोटे एस्पेक्ट हमको पढ़ने हैं, समझने हैं कि आखिरकार वो क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी। हम लोग देखेंगे वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर वैसे आपको पता होगा, आई गेस, नहीं पता है तो वो भी समझेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि इसकी क्या वैलेंसी है। सही है, वैलेंसी निकालने के अलग अलग तरीके हैं। फिर आप ये समझोगे कि अगर जिसकी जितनी वैलेंसी है उतने नंबर ऑफ बॉन्ड वो बनाता है, तभी तो केमिकल रिएक्टिविटी होगी। सही है। तो बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपकी वैलेंसी क्या इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपकी वैलेंसी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। कितने मेटल्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स है आपके पीरियोडिक टेबल में। आपके मेटल्स आपको पता है लेफ्ट साइड में बैठाए हुए हैं, नॉन मेटल जो है वो राइट साइड में रखे हुए हैं। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या फिर टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपके मेटालिक कैरेक्टर क्या इंक्रीज होंगे, क्या डिक्रीज होंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। समझ रहे हो, इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। हम लोग ये समझेंगे कि कौन सा केमिकल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा केमिकल कम रिएक्टिव है, क्यों वो कम रिएक्टिव है, क्यों वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्यों ज्यादा है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। समझ रहे हो समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक को आज हम लोग लेकर चलेंगे हमारी छोटी सी प्यारी सी लेक्चर में, वीडियो में, जहां पे हम लोग इन चीजों को समझेंगे। सही है। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज 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 टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों। ठीक है, चलो लेट्स मूव। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसकी बात बच्चों वैलेंसी की। देखो, अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वही आपका वैलेंसी है। सही है। और आई गेस आप लोगों ने वैलेंसी निकालना बचपन में भी सीखा होगा। सही है। हम लोग देखते हैं बच्चों वैलेंसी हम लोग किससे निकालते हैं, हम लोग वैलेंसी काउंट करते हैं बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास या फिर किस एलिमेंट के पास प्रेजेंट है, उस चीज से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं वैलेंसी। सही बात है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से, जिस एटम के पास 4 या फिर उससे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वही उसकी वैलेंसी होगी। क्या बोला मैंने, समझा। अगर मैं बच्चों वैलेंसी की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग ये समझे ना वैलेंसी होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ना आखिरकार वैलेंसी है तो है क्या। तो वैलेंसी मैंने क्या बताया, वैलेंसी बच्चों हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, वैलेंसी हम लोग डिटरमाइन करेंगे बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सही बात है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं उसके हिसाब से फिर हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि भैया इसकी वैलेंसी कैसी कितनी है, क्या है। सही है। और ये वैलेंसी हमको क्या, ये वैलेंसी है क्या एक्चुअल में, ये वैलेंसी हमको आइडिया देता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड आर गोइंग टू फॉर्म। ये जो आपका एक एटम है ये कितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, आई एम टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो कैसा होता है इसका 2 और 5। सही है, 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मैं बोलूं बच्चों इसकी वैलेंसी निकालो, तो इसका वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी वैलेंसी। पर यह केस है कब, जब वैलेंसी 4 से कम हो। जब वैलेंसी क्या हो, 4 या 4 से कम हो तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पर अगर आप यहां पे देखो तो इसकी वैलेंसी 4 से ज्यादा है। इसकी जो वैलेंसी है बच्चों ये क्या है, 4 से ज्यादा है। तो इसकी वैलेंसी आप कैसे निकालोगे, इसकी वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। का मतलब क्या है कि अगर 4 से ज्यादा, इफ आउटर मुझे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा है
तभी आप ये वाला केस लगाओगे इन दिस कंडीशन। अब यहां पे 4 से ज्यादा है तो आप वैलेंसी कैसे निकालोगे बच्चों? 8 माइनस 5 कितना होता है 3। सो इन दिस कंडीशन इस नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 3। अब इस वैलेंसी से हमको क्या समझ में आया? ये हमको ये बता रहा है कि नाइट्रोजन कैन मेक 3 बॉन्ड्स। नाइट्रोजन कैन मेक 3 बॉन्ड्स, मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। समझ रहे हो? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है बच्चों? 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है अगर मैं बात करूं तो। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो अलग अलग, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा सब कुछ। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले कंडीशन देख लेते, फॉर्मूला पढ़ लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर और इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉलर और इज इक्वल टू क्या है? 4, मतलब 4 है या 4 से छोटे हैं, या फिर ऐसा लिख लो इन 1 या फिर 0 लिख लो, चलो 0 to 4 के रेंज में, ठीक है, 0 to 4 के रेंज में। इन दैट कंडीशन आपका फॉर्मूला क्या होगा वैलेंसी का? आपकी वैलेंसी का फॉर्मूला होगा बच्चों, सुनो, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होगी। जितने उसके जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही बच्चों क्या होगी? उसकी वैलेंसी होगी। कब ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगी? जब आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 से 4 के बीच में हो, 0 हो या 4 हो, और उसके बीच में 1 2 3 चलेगा, समझो 4 भी होंगे चलेगा। कब कंडीशन आपको देखनी है? जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो? 0 से 4 के बीच में हो, तब आपकी वैलेंसी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही बराबर हो जाएगी। जितने वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी क्या हो जाएगी बच्चों? वैलेंसी हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है? बच्चों? इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4 to 8, अगर 4 से लेकर 8 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 से लेकर 8 के बीच में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने तुम लोग का अभी एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे। वही नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। वही ऑक्सीजन के बाद आपका फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है। तो जब बात होगी बच्चों कि अगर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा और 8 से कम, मतलब अगर इस रेंज में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तब आपके वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तब आपकी वैलेंसी का फॉर्मूला होगा बच्चों 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चला? यहां से हमको यह पता चला बच्चों, कंक्लूजन क्या मिला कि वैलेंसी आपकी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होती। आपकी बुक में दिया हुआ है 7 भी 8 भी दिया हुआ है, बट दैट इज नॉट वैलेंसी। कभी भी कोई भी कंपाउंड, मान लो जैसे अभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी दी हुई है अगर लिखी हुई, लेकिन नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। वैलेंसी हमको यह बताता है कि एक कंपाउंड आपके कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, एक एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है? 6/2 ऐसा लिखा हुआ है, सही है। इसकी 2 वैलेंसी लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इसकी वैलेंसी 6 होगी, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इसकी वैलेंसी 2 होगी। बट कौन सा सिचुएशन सही है बच्चों? ये वाली वैलेंसी सही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा आपका सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड ही बनाएगा, 2 से ज्यादा बॉन्ड आपका ऑक्सीजन नहीं बनाता, ठीक है, 2 से ज्यादा ऑक्सीजन आपका बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये वाली वैलेंसी सही है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपका फॉर्मूला है बच्चों वैलेंसी को कैलकुलेट करने का। सिंपल सा तरीका है, जब भी 0 to 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 to 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी?
उसकी वैलेंसी होगी बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही क्या हो जाएंगे, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 0 to 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। वहीं दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, फालतू जो सबसे ऑर्बिट में पड़े हो, जो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 से 8 के बीच में है, सही है, 4 से 8 के बीच में है, देन आपका फॉर्मूला क्या होगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले, इसका एग्जांपल लेते, चलो सबसे पहला एग्जांपल लेते बच्चों Na यानी आपका सोडियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर इज 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितने होती है बच्चों, 2, 8 और 1। ठीक है, 2, 8 और 1। इन दिस कंडीशन अगर आप देखो जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसी को आप कहोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इन दिस कंडीशन आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 to 4 की रेंज में है, 0 to 4 की रेंज में ना, मतलब एक है ना बच्चों खाली। तो इन दिस कंडीशन आपका फॉर्मूला क्या होगा, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, एक। तो इस कंडीशन पे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी भी वही क्या हो जाएगी बच्चे, उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, यहां पर एक ही रहेगी। सही है। वही अगर बात करो बच्चों, मैंने एग्जांपल लिया क्लोरीन का, Cl। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। नाउ क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है आपका 17। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 2, 8, 7। मतलब जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 7। अब अगर आप देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब अगर आप देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मतलब 4 से 8 वाली रेंज है। ये कौन सी रेंज है, 4 से 8 वाली रेंज है। सो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा वैलेंसी का, यहां पर वैलेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो यहां पर क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी वैलेंसी 1। इन दिस कंडीशन इसकी वैलेंसी क्या आ गई, 1। समझ रहे हो, तो यहां पर इसकी वैलेंसी क्या आ गई, 1। तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी ये भी 1 है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि नाइट्रोजन भी एक बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन भी एक बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाएगा। बशर्ते दिक्कत यह है कि आपका क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करना चाहता है। समझ रहे हो, तो वैलेंसी हमको ये आइडिया देती है कि कोई भी कंपाउंड आपके कितने नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सही है, एक और एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन का। चलो तो मिटाता हूं मैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग, थोड़ा कलर चेंज करते हैं यार, मजा आने चाहिए। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं भैया। हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 8। इसका सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों, 2 और 6। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसका मतलब क्या है कि भैया ये है कौन से रेंज में, 4 to 8 वाले रेंज में। तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 8 माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहां पे कैसे वैलेंसी आप फाइंड करोगे, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। तो मतलब 8 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो यहां पर इसकी वैलेंसी क्या हो गई बच्चों, 2। यहां से हमको ये समझ में आता है कि आपका ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आपका ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों, 2 बॉन्ड बनाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको नोट डाउन कर ले, ऐसे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमारा लास्ट स्टेप हमको ये समझना है कि भैया ट्रेंड देखना है, ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में, यही तो हम लोग को पढ़ना है ना, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। देखो ध्यान से सुनो,
अगर आप ट्रेंड की बात करो तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों पीरियड की। ठीक है, पीरियड में हम कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, पीरियड में हम कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मतलब आप क्या मान लो, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 2 ऐसे जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, ग्रुप मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन सॉरी सोडियम आ गया, फिर सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम आएगा, सही है, ऐसे हम लोग जाते हैं ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलता है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो वैलेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव होते हो इन द पीरियड तो आपकी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। सही है, तो यहां पे अब कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे, यू विल राइट वैलेंसी increases along with period। यहां लिख दो along with periods। समझ रहे हो, मतलब जब आप पीरियड में मूव करोगे लेफ्ट टू राइट तो आपकी वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैलेंसी क्या होगी, बात समझ में आई। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप। ग्रुप की बात करते हैं बच्चों, ग्रुप की जरा बात करें। ग्रुप में मतलब क्या होता है, आप मूव करोगे टॉप टू बॉटम। सही है, टॉप टू बॉटम मूव करो, ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो। अब अगर आप देखो ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, जैसे मान लो ऊपर है हाइड्रोजन, ये Na, ठीक है, नहीं यहां पे नहीं, लीना की रब से फरियाद, ऐसे कुछ है ना। ऐसे आपके टॉप टू बॉटम जब अगर आप मूव करोगे तो हालिना की रब से फरियाद, ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे। तो अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो अगर आप देखो बच्चों तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट और मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आप लिथियम की बात करो तो लिथियम की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 ही होती है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 और 1, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 3 होते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करो तो 2, 8, 1, सही है। तो जब आप बच्चों आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सब में देख लोगे आप, अगर सब में आप देख लोगे तो यहाँ पे ये नहीं है। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे बच्चों तो आपको हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही देखने के लिए मिलेगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन ही देखने के लिए मिलेगा। मतलब इससे हमको क्या समझ में आता है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो देयर इज नो इफेक्ट इन वैलेंसी, वैलेंसी रिमेन्स द सेम। आप ऐसे लिखोगे, वैलेंसी remains the same along the group। मतलब जब आप ग्रुप से जाओगे बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो उस समय पर आपकी वैलेंसी चेंज नहीं होती। समझ रहे हो, आप सिर्फ इतना एग्जांपल लोगे तो भी चलेगा, नीचे वाले मत देखो। ठीक है, इतना एग्जांपल देखोगे तो भी चलेगा। यहां से आपको पता चल रहा है कि आपकी बैलेंसी चेंज नहीं हो रही। क्लियर है, समझ में आ गया। ये थे बच्चे आपके ट्रेंड इसके बैलेंसी के। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट अवर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हो गया, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। हो गया, चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक क्या होते हैं बच्चों, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, लग गया ये, हाँ गुड। मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं। सही है, जैसे मान लो सोडियम आपका मेटल है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम आपका मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है, ठीक है। बट क्या क्लोरीन मेटल है, ऑक्सीजन मेटल है, नाइट्रोजन मेटल है, बताओ जरा। ठीक है, आपके पास एक इमेजिनेशन होगी, थिंकिंग होगी, यार नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में है, ठीक है, आपका लेफ्ट साइड ये होगा, तो नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, जो जिंक विंक है वो बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट डी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो आपके ऑक्सीजन है, जो आपके क्लोरीन है, जो मेटल नहीं है एक्चुअली में, नाइट्रोजन मेटल नहीं है, दीज आर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, मतलब पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो यार यहां से हमको एक चीज समझ में आती है
कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट में है, राइट में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, तो यहां से आप दिमाग लगा सकते हो ना कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज हो रही है। अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करो तो लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज हो रही है, क्योंकि लेफ्ट में मेटल है, राइट में मेटल नहीं है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो पीरियोडिक मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अभी तो भैया क्या हो रही है, आपकी मेटेलिक कैरेक्टर खत्म हो रहा है ना, राइट में नॉन मेटल्स आ जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है, देखो मेटल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, आई गेस आप लोग ने पढ़ा होगा। अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मेटल्स आर सॉफ्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। ये सारे छोटे मोटे वर्ड्स आप लोगों ने सीखे होंगे 8th या 9th स्टैंडर्ड में, सही है। और इसी के अपोजिट जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ना ही हीट के ना ही इलेक्ट्रिसिटी के। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं बच्चों जो करते हैं, ठीक है, कंडक्ट करते हैं। जैसे नॉन मेटल्स में अपना ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सही है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स के पास सोनोरिटी होती है। अगर आप मेटल्स को मारोगे तो उसके अंदर से आवाज आती है ना, जैसे हमारे घर स्कूल में पहले, बहुत पहले घंटा घर हुआ था, ठीक है, हमारे स्कूल में होता था कि एक हथौड़ा रहता था और जो अपना प्यून रहता था हमारे स्कूल का, वैसे बेल बजा टिंग पीटता था, तो उससे पूरे स्कूल में आवाज जाती थी और हमको लगता था हाँ भाई रिसेस हो गया, चलो भागो, अब रिसेस का टाइम हो गया, मस्त खाना खाएंगे जो घर से लेके आए हम लोग, सही है। सो बच्चों मेटल्स को अगर आप हिट करोगे तो उनके अंदर से आवाज आती है, इसको हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी होती है, अगर आप मेटल को मार मार के उसको एक छोटी सी वायर बना दो, मतलब वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। उसको एक प्लेट बना दो, मेलिएबिलिटी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में बात करें तो बच्चों कई सारे मेटल्स हैं, कई सारे नॉन मेटल्स भी हैं। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मेटल क्या होते हैं वो आपको पता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं वो आपको पता है, और मैंने अभी आपको कैरेक्टर के बारे में बता दिया। मेटल के कैरेक्टर क्या होते हैं, सोनोरिटी, ये जो मैंने आपको अभी तक सिखाया वही सारे मेटल के कैरेक्टर है। नॉन मेटल के कैरेक्टर जस्ट उसके अपोजिट, दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर, सही है, फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनके अंदर सोनोरिटी नहीं होगी, वो ब्रेकेबल होते हैं, टूट जाते हैं बहुत आसानी से, समझ लो। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है वो तो आपको पता है, इन चीजों के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप खुद भी रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं एकदम इतिहास, कुछ नागरिक शास्त्र पढ़ाऊं तो मतलब नहीं है। तो बच्चों मैं आपको सीधा ट्रेंड के बारे में ही बताऊंगा, सीधा ट्रेंड के बारे में बताऊंगा कि देखो अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो कुछ ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल है, नहीं है, कुछ ऐसा आपका, ऐसा तो नहीं है बट दिखता है थोड़ा, पर ये थोड़ा गड़बड़ है। तो कुछ ऐसा बच्चा आपके पीरियोडिक टेबल, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, सही है। यहाँ पे आपके पीरियड्स होते हैं ना, P1 ऐसे पीरियड्स हैं। तो अगर आप देखो ध्यान से पीरियोडिक टेबल को, तो लेफ्ट साइड में, इस साइड में आपको मेटल्स देखने के लिए मिलेंगे ज्यादातर, इस साइड में आपको नॉन मेटल ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको, इस साइड में मेटल्स देखने के लिए मिलेंगे, इस साइड में आपको नॉन मेटल्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फिर एक और चीज होती है मेटलॉइड। मेटलॉइड पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों आपके पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं जिगजैग फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, एक एलिमेंट यहां होगा, एक एलिमेंट यहां होगा, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, ऐसा बोलते हैं कि इसके इस तरफ मेटल, इसके इस तरफ नॉन मेटल, समझ रहे, ऐसा कहा जाता है। तो दीज आर द मेटलॉइड्स। ये क्या है आपके मेटलॉइड्स। अगर आप मेटलॉइड्स का नाम पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मेटलॉइड्स ऐसे कंपाउंड्स है, ऐसे एलिमेंट्स है जिनके पास मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नॉन मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब आप बोलोगे कैसे सर, एक एलिमेंट कैसे कंडक्टर भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, कैसे हो सकता है एक्चुअली बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब एग्जांपल है आपके मेटलॉइड्स के। सिलिकॉन एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो बच्चों नॉर्मल कंडीशन पे अगर आप सिलिकॉन को रखोगे, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और आप चाहोगे कि भैया ये मेरी हीट को क्या करे, मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको कंडक्ट करे, तो ये नहीं करेगा, ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा, सही है, मैंने तुम्हारे पापा से कोई कर्ज नहीं लिया है, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आप काम दोगे तो। ये अड़ियल है, अड़ियल, जैसे कुछ लोग होते हैं ना अड़ियल, जैसे तुम लोग अड़ियल हो, तुम लोग पढ़ाई करते नहीं हो, जब तक तुम्हारी मम्मी तुमको मारेगी नहीं, ठीक है, डांटेगी नहीं, तब तक तुम लोग पढ़ाई नहीं करते। उसी तरीके से आपके मेटलॉइड्स भी है।
मेटलॉइड्स आर द नॉन कंडक्टर ऑफ एनीथिंग इन रूम टेम्परेचर। जब वो रूम टेम्परेचर पे होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा बच्चों, तो आपके मेटलॉइड्स किसी भी चीज को कंडक्ट नहीं करेंगे, ना ही हीट को, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। पर अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी, इसको मैंने बच्चों अगर थोड़ा सा भी हीट दे दिया, अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, इसको थोड़ा सा भी गर्म कर दिया, तो ये कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी को। समझ रहे हो, ये क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा, इसको मैंने अगर थोड़ा सा भी हीट दे दिया तो, इन दैट सिचुएशन। समझ रहे हो, तो भैया ये नॉर्मल कंडीशन पे नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करता है, हल्का सा हीट मिलने के बाद, इतना ज्यादा हीट नहीं, हल्का सा हीट मिलने के बाद बच्चों ये मेटल्स की तरह बिहेव करने लगता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाती है। सही है, उस चीज को, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेटलॉइड्स। सही है, मेटलॉइड्स इन्हें हम लोग कहा जाता है। समझ में आ रही है बात। एक टेम्परेचर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर वो एक्चुअल टेम्परेचर है जिसपे आपके जो मेटलॉइड्स है वो मेटल की तरह एक्ट करने लगते हैं। इतना इतना टेम्परेचर इनको दो, दैट टेम्परेचर इज क्यूरीज टेम्परेचर। मैडम क्यूरी थी, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो वो सब फिजिक्स का पार्ट है, वो सब हम लोग नहीं देखने वाले। बस आपको इतना समझा दूं कि दीज आर द मेटलॉइड्स। इस यहाँ पर क्या है बच्चों, आपके मेटल्स, और यहाँ पे आपके नॉन मेटल्स। तो आपकी बुक आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती है, इतना समझाना चाहती है कि अगर अगर आप पीरियड में मूव करोगे, ठीक है, अगर आप पीरियड में मूव करोगे, पीरियड का मूवमेंट कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन दो चीजें होंगी। सबसे पहला, जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस along the period, along the period। इसका मतलब क्या है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है बच्चों, अगर वो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। वहीं इसी के अपोजिट में जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा, दैट विल इंक्रीजेस along the period। समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, और कुछ नहीं आओगे तो भी चलेगा, पर ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड में मेटल्स है, राइट साइड में नॉन मेटल्स है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वहीं साइमल्टेनियसली नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा केस, भाई दूसरा केस क्या है बच्चों, ग्रुप। ग्रुप में हम कैसे मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। सही है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो जब अगर आप बात करो ग्रुप की, तो इसमें ठीक चीजों का उल्टा होता है, बस और कुछ नहीं। क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेटालिक कैरेक्टर की, तो मेटालिक कैरेक्टर विल, नहीं, हाँ, मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज अलोंग दी ग्रुप। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन इज नॉट मेटल, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, फिर भी उसको रखा गया है फर्स्ट वाले पीरियड में, ठीक है, फर्स्ट वाले ग्रुप में। वहीं अगर आप बात करो सोडियम, सोडियम इज अ मेटल, सही बात है, सोडियम मेटल है। बट अगर आप देखो ना, सोडियम बहुत ही नाजुक मेटल होता है। मतलब नॉर्मली मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स आर हार्ड, समझ रहे हो, मेटल्स आर अनब्रेकेबल, उसको आप चाकू लेकर काट नहीं सकते। अगर मैं बोलूं आपको ये लो लोहा, लोहे को आप चाकू से काटो तो इतने आसानी से नहीं कटेगा ना। बट मेटल कैसा होता है, मेटल जो सोडियम होता है, सोडियम को आप चाकू से कब 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 काट सकते हो, मतलब बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऊपर मेटालिक कैरेक्टर कम है, पर आप जैसे 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 नीचे आओगे आपकी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, आपको बड़े बड़े हैवी मेटल्स देखने के लिए मिलेंगे। सो मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज अलोंग द ग्रुप। एंड सेकेंड, इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर decreases along the
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने जो बोला वही लिखना है। हो गया? स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। पानी पी लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। हमारा आखिरी टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी। अब देखो, इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे कंपाउंड होना चाहते हैं स्टेबल, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जितने भी कंपाउंड है इस दुनिया में सारे के सारे क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, या किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी बच्चों? बाय अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है बच्चों इसका? इसका मतलब ये है, इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स वांट स्टेबिलिटी। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। और ये स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे उन्हें? ये स्टेबिलिटी उन्हें मिलेगी बच्चों बाय अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, या फिर सारे ऑर्बिट है, जितने भी ऑर्बिट है, उन सारे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहले ऑर्बिट को छोड़ के। पहला ऑर्बिट में डुप्लेट होता है ना, तो डुप्लेट को छोड़ के बाकी हर एक ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, बच्चों, तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं कहलाएगा। समझ लो, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नोबल गैसेस होती हैं, जो आइडियल गैसेस होती हैं, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करती, रिएक्शन शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि दे आर आइडियल, भैया उनको रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं, उनके तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, उनका स्टेबिलिटी ऑलरेडी है। सही है। तो जो नॉन स्टेबल कंपाउंड है, जैसे मान लो सोडियम, इफ आई टॉक अबाउट सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? 2, 8 और 1। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इट वांट्स टू गेट स्टेबल बाय अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। कैसे मिलेगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बस। इसको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले। कौन सा सही तरीका है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का? तो भैया ये क्या करता है, ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से टाटा बाय बाय छू मंतर, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। अब अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पे सिर्फ कितने बचे? 2 और 8। तो मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपका नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। कब स्टेबल होगा बच्चों? ये Na प्लस की कंडीशन में। बस शर्त ये है कि इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज भी आसपास होना चाहिए। सही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मान लो Cl एक्सेप्ट कर लेगा। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8 और 7। तो भैया इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो 2, 8 और 8 हो जाएंगे। इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। सही है। तो ये दोनों साथ में मिलकर हमेशा खुश रहेंगे। क्यों साथ में रहेंगे भैया? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को साथ में रहना ही पड़ेगा, तभी वो स्टेबल हो सकते हैं, तभी वो न्यूट्रल हो सकते हैं। तो स्टेबिलिटी भी फैक्टर है, न्यूट्रलिटी भी फैक्टर है। इसीलिए सारे कंपाउंड क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे क्या होती है बच्चों? केमिकल रिएक्टिविटी होती है। अब केमिकल रिएक्शन का जो ट्रेंड है वो बड़ा ही सिंपल है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो केमिकल रिएक्टिविटी आपको डिक्रीज होते हुई दिखेगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिएक्शन नहीं करते अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओ। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्लोज जा रहे हैं हम लोग किसके? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के। पर वहीं बीच में एक्सेप्शन है बच्चों आपके हैलोजन्स है। हैलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव। समझ रहे हो? सो दीज आर सम एक्सेप्शन। आई होप ये चीजें, थोड़ी बहुत चीजें आप लोग खुद से रीड कर लोगे। ठीक है। तो यही था बच्चों इस लेक्चर में, यही था इस लेसन में। ये लेसन यहीं पर होता है खत्म। आई होप आप लोग को ये लेसन पसंद आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई है वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वाला लेसन कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा इस लेक्चर में। ठीक है, मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप स्टडिंग। बाय बाय। चलो।